हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक था दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो या फिर कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये जो टॉपिक था इसको हमने फिनिश किया था। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए। आपकी जो बुक है डीके गोयल की, उससे भी जितने भी क्वेश्चन दिए थे वो सारे क्वेश्चंस किए। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम एक नया टॉपिक यानी कि जो टॉपिक नंबर 3 है दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम गाइस ये समझेंगे कि असेट्स एंड लायबिलिटीज का जो रिवैल्यूएशन होता है वो क्यों किया जाता है। ठीक है, और जब रिवैल्यूएशन किया जाता है तो असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर अगर उनकी वैल्यू में फॉल आता है या फिर इंक्रीज होती है उनकी वैल्यू, तो उस केस में हम जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं और जो लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, लेजर अकाउंट में जैसे कि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है वो सीखेंगे कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अपडेटेड बैलेंस शीट के बारे में भी हम सीखेंगे, यानी कि जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सारी चीजें देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अपडेटेड बैलेंस शीट, सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में जब बनानी होती है तो कैसे हम बनाएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। आगे हम चल करके क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को मर्ज कर देंगे और एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और इवन यही नहीं बैलेंस शीट भी, अपडेटेड बैलेंस शीट, आपको सारी चीजें बनानी होगी। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, कह रहा कि वेन एवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी जब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, तो देखो लाइक चेंज इन पीएसआर, यानी जब कभी भी पार्टनर्स का जो पीएसआर होता है वो अगर चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई पहले किसी पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर थे जिनका रेशियो था 3:2, और अब वो बदल के देखो, पहले मान लो दो पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3:2, लेकिन बाद में मान लो पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं, अब मान लो इसमें कोई एक तीसरा पार्टनर आ जाता है। ठीक है, तीसरा पार्टनर, जैसे देखो चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो अगर इसमें मान लो क्या हो जाता है कि एक नया पार्टनर आ जाता है, एक नया पार्टनर मतलब जैसे मान लो एक नया पार्टनर सी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे में ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो रेशियो है वो चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब सी भी कुछ ना कुछ लेगा, और मान लो ये तीनों मिल करके अब रेशियो बना लेते हैं 1:1:1, यानी अब ये इक्वल पार्टनर हो जाते हैं। तो इस केस को बोलते हैं चेंज इन पीएसआर। ठीक है, या बहुत बार एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 2 में, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं, मतलब पहले कुछ और था, ठीक है, बाद में कुछ और कर लेते हैं। तो उस केस में जब पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज करते हैं तो उसे बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, और यही नहीं, सिर्फ पीएसआर के चेंज होने पर ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं होता, बल्कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि अगर हम किसी भी पार्टनर का एडमिशन करा रहे हैं तो उस केस में भी क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, यानी जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो टूट जाता है और एक दूसरा एग्रीमेंट हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, और इवन यही नहीं, आगे कह रहा है कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर अब आगे वाले चैप्टर में आप देखोगे कि क्या होगा कि कोई एक पार्टनर पर फर्म छोड़ करके चला जाएगा, मतलब वो रिटायरमेंट ले लेगा। तो अगर कोई भी पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, तो उस केस में भी क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, या फिर कोई किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए। ठीक है, तो ये सारी वो सिचुएशन है जब क्या हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कह रहा कि वेन एवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी जब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, या फिर पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, कब होता है, चेंज इन पीएसआर, पार्टनर्स के पीएसआर में चेंज होने पर, या फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर के एडमिशन होने पर, रिटायरमेंट या फिर पार्टनर की डेथ होने पर। ठीक है, तो आगे कह रहा कि देन असेट्स आर लायबिलिटीज मे बी रीवैल्यूड, तो उस केस में क्या होता है, ये कंपलसरी होता है कानूनन। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई नॉर्मली ऐसे मन किया तो कर दिया, नहीं, कानूनन आपको क्या करना पड़ेगा, उस समय फर्म के पास जो भी असेट्स और जो भी लायबिलिटीज होती हैं उनका रीवैल्यूएशन किया जाता है। रीवैल्यूएशन का मतलब उनकी जो वैल्यू है वो दोबारा निकाली जाती है। ठीक है, फिर से उनकी वैल्यू को निकाली जाती है। और जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं तो जाहिर सी बात है
जो भी असेट्स या जो भी लाइबिलिटीज़ पहले होती हैं और जब उसकी वैल्यू हम आज की डेट में निकालेंगे, दोबारा से उसको वैल्यू करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू में या तो फॉल आएगा या तो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो फॉल और जो इंक्रीमेंट होता है इसको लेकर के हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। एक नहीं, बहुत सारी जर्नल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। तो देखो यह वही चीज़ यहाँ पे लिखा, वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज और प्रिपेयर लेजर अकाउंट। मतलब आपको जर्नल एंट्री भी करनी पड़ती है रिवैल्यूएशन करते समय। ठीक है, और आपको लेजर अकाउंट भी बनाना पड़ता है, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और फर्म की अपडेटेड बैलेंस शीट यानी कि न्यू बैलेंस शीट भी आपको बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक इतनी जो थ्योरी यहाँ पे मैंने लिखा, इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको गाइज ये समझ में आया होगा कि जब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उस समय ये कंपलसरी होता है, ठीक है, कि फर्म के पास जो भी असेट्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज हैं, उनका क्या किया जाए, रिवैल्यूएशन किया जाए। मतलब उनकी जो वैल्यू है वो दोबारा से कैलकुलेट की जाए। और जब दोबारा से कैलकुलेट की जाएगी तो जाहिर सी बात है जो असेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, उनकी वैल्यू या तो पहले की कंपैरिजन में अब क्या होगी, फॉल होगी या तो इंक्रीज होगी। तो फॉल और इंक्रीज जो भी होता है उसके रिगार्डिंग हमें कुछ जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। और जर्नल एंट्रीज नहीं, कुछ लेजर भी हमें बनाने पड़ते हैं, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फर्म की अपडेटेड बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आइए इसके बाद अगर हम लेजर की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला लेजर बनता है गाइज, उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? तो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा जो नाम होता है इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, देखो एक चीज मैं पहले से ही बता दे रहा हूं, ठीक है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है ये सिर्फ क्लास 12th तक तो सही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो दूसरा नाम है वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। ये बात सिर्फ क्लास 12th तक सही है, लेकिन जब आप क्लास 12th के बाद बड़े हो जाओगे, आगे ग्रेजुएशन करोगे, सीए करोगे, तो वहां पे ये बात गलत साबित हो जाएगी। ठीक है, तब वहां पे रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात मैं पहले से ही बता दे रहा हूं ताकि कल का आप ये ना कहो कि नहीं सर आप तो गलत बोल रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो दूसरा नाम है वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन अभी क्लास 12th तक आप मान सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए, तो आप ये मानिएगा कि वो आपसे इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, सबसे पहले इसके नीचे मैंने एक नोट लिखा, वो आप पढ़ो। देखो नोट में लिखा हुआ है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का होता है, नॉमिनल अकाउंट का होता है। अब क्लास 11th में आपने नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ा होगा, नॉमिनल अकाउंट का आपने रूल पढ़ा होगा। आपको रूल बताया होगा क्या, कि अगर मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, अब सर इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ गाइस कि जब भी फर्म की जो असेट्स हैं, फर्म की जो लाइबिलिटीज हैं, जब उनका रिवैल्यूएशन किया जाएगा तो या तो फर्म को लॉस होगा या तो फर्म का एक्सपेंस होगा। तो अगर लॉस हुआ, ठीक है ध्यान देना, अगर लॉस हुआ या फिर एक्सपेंस हुआ तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाएंगे। और अगर फर्म को असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है गाइस, तो प्रॉफिट होने पर हमेशा हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। यही ना होता है ना, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जब भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाएगा तो रिवैल्यूएशन करने पर अगर फर्म को लॉस होता है, मतलब नुकसान होता है, या फिर कुछ खर्च करने पड़ते हैं, एक्सपेंस होता है, तो वो डेबिट में जाएगा। ठीक है, और अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो वो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि किन किन सरकमस्टांसेस में, किन किन केसेस में फर्म को नुकसान या फिर लॉस हो सकता है। तो देखो डेबिट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ है टू डिक्रीज इन असेट्स। अब देखो जैसे मान लो असेट्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाए, पहले के कंपैरिजन में वो अब क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो फर्म के पास कोई मशीन थी, तो मशीन क्या है? एक असेट है, उसकी वैल्यू थी मान लो 10 लाख रुपया, लेकिन जब आज उसका फिर से रिवैल्यूएशन किया गया तो पता चला उसकी वैल्यू अब 9 लाख रुपया हो गई। यानी उसकी मार्केट में वैल्यू कितना हो गई? 9 लाख रुपया। पहले कितनी थी? 10 लाख रुपया, अब कितनी हो गई? 9 लाख रुपया। तो कितने से फॉल हो गया? 1 लाख से। तो 1 लाख से जो फॉल हुआ ये हमारा लॉस है कि फायदा है? सर लॉस है। तो अगर लॉस है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? डेबिट में। तो लॉस कब होता है गाइज? डिक्रीज इन असेट्स, यानी असेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होने पर। और कब लॉस होता है सर? तो देखो दूसरा यहाँ पे लिखा टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी हमारी बढ़ती है,
मान लो पहले हमें किसी क्रेडिटर को मान लो 10,000 देना था, लेकिन आज पता चल रहा है जब हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि अब उसको 15,000 देना है, तो 5,000 से क्रेडिटर बढ़ गए। तो क्रेडिटर बढ़ने का मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी के बढ़ने से क्या होगा, लॉस होगा। तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। या फिर मान लो टू न्यू लाइबिलिटी, कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, मतलब कुछ नया कर्जा हो गया, तो उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा, तो भी फर्म का क्या है, लॉस है, तो उसको भी डेबिट में दिखाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, फर्म जब रिवैल्यूएशन करती है, फर्म जब असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करती है तो कुछ खर्च भी करने पड़ते हैं। सर कैसे खर्च करने पड़ते हैं, देखो अब जैसे मान लो जो फर्म है, ठीक है, उसने क्या किया, किसी बंदे को हायर किया, उसने कहा एक काम करो, ये मशीन देख रहे हो, इस मशीन को ले जाओ और मार्केट में पता करो इसकी वैल्यू क्या है। तो वो बंदा मशीन लेकर के जाएगा मार्केट में और उसको पता करके फिर आएगा और फर्म को बताएगा कि इसकी वैल्यू इतना है। तो कोई भी इंसान जो मार्केट में गया, उसकी वैल्यू को पता किया कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो क्या ये काम वो फ्री में करेगा, नहीं, कुछ पैसा लेगा, है ना, यानी फर्म को कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर रिवैल्यूएशन करते समय फर्म कोई भी एक्सपेंस कर रही है तो उसको भी हम डेबिट में दिखाएंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश की पेमेंट होगी, ठीक है। और ब्रैकेट में देखो हमने यहाँ पे लिखा है एक्सपेंस। तो टू कैश अकाउंट कब लिखा जाएगा, जब कंपनी जो पार्टनरशिप फर्म है वो रिवैल्यूएशन करने पर कोई भी खर्च कर रही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ओके। इसके बाद आ जाओ, अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से सरकमस्टांसेस होते हैं जब फर्म को प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट अगर होगा तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ बाई इंक्रीज इन असेट्स, अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उसको क्रेडिट में दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, जितनी वैल्यू से प्रॉफिट हो रहा है या फिर जितनी वैल्यू से लॉस हो रहा है वो वैल्यू दिखाना है, ठीक है। हाँ, इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है बाई डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी कम हो रही, पहले किसी को 10,000 देना था, 5,000 देना है, तो फायदा है हमारा, है ना। तो फायदा है तो हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में। या मान लो कोई नई असेट्स हमको क्रिएट हो गई, मान लो कोई ऐसी असेट्स है जिसको अभी तक हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया था, लेकिन अब कह रहा है कि उसको रिकॉर्ड करना है, इसका मतलब एक नई एसेट क्रिएट हो रही है। तो नई एसेट क्रिएट होने से क्या होगा, फर्म को फायदा होगा, ठीक है। तो भी हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम इतने केसेस बन सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, इसका बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखो बैलेंस अगर आप करोगे तो बैलेंस करने पर जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा वो डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है, ठीक है। देखो अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया, मतलब क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है डेबिट का कम है, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा, तो उसको बोलेंगे टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, इसका मतलब रिवैल्यूएशन करने पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और अगर कभी भी डेबिट का अमाउंट ज्यादा है क्रेडिट का कम है तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये जो लॉस होगा या फिर जो गेन आएगा इसको हम फिर क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक बार हम ये समझते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते क्यों हैं, क्या जरूरत है रिवैल्यूएशन करने की, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर हैं, ए और बी, ये दो पार्टनर हैं और इनका रेशियो है मान लो 3:2, और मान लो ये दोनों पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं। तो जब बिजनेस को शुरू किया जाता है तो उस समय कुछ नई असेट्स परचेज की जाती है, जैसे बिल्डिंग परचेज किया जाता है, फर्नीचर परचेज किया जाता है, स्टॉक लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका मशीनरी परचेज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बिजनेस किया जाता है, बिजनेस में प्रॉफिट होता है, फिर हम अदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, बिजनेस में, जिससे बिजनेस और बढ़े, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पिछले 10 सालों में जो मेहनत होती है वो ये दो पार्टनर करते हैं, ठीक है, मतलब ओल्ड पार्टनर करते हैं। अब मान लीजिए 10 साल के बाद मतलब अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में अच्छा खासा असेट है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद एक तीसरा बंदा मान लो इसमें आ जा रहा है, नया पार्टनर सी एडमिशन लेने। तो अगर ये जब एडमिशन लेने आ रहा है, अगर इसके एडमिशन के समय, यानी जब भी एक पार्टनर एडमिशन ले रहा है, अगर उसके एडमिशन के समय हम असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे, तो कभी भी जब करेंगे सी के आने के बाद, और रिवैल्यूएशन करने पर जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी लॉस आएगा वो तो सी भी लेगा, ठीक है। और सी कब लेगा, मतलब सी अभी अभी आया है, मान लो सी के आने के तुरंत बाद हम 1 साल बाद मान लो रिवैल्यूएशन करते हैं, तो पूरा का पूरा यानी पिछले 10 सालों में जो मेहनत ए बी ने की थी उसका बेनिफिट सी को भी सी मांगने लग जाएगा। तो जब सी मांगेगा तो ए और बी को खराब लगेगा कि भाई मेहनत तो हमने की पिछले 10 सालों में
और उसका प्रॉफिट तुम ले रहे हो, ठीक है। तो इसलिए भविष्य में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट ना हो पाए, तो इसीलिए जो पुराने पार्टनर होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लेता है तो उसके एडमिशन लेते समय ही हम क्या करते हैं, जितनी भी असेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं उनका रिवैल्यूएशन कर लेते हैं, और रिवैल्यूएशन करने पर जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होता है उसको ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ठीक है। हाँ, उसके बाद जब सी आ जाएगा और जब तीनों लोग मिल करके एफोर्ड करेंगे, उसके बाद अगर कोई भी फायदा या नुकसान होता है रिवैल्यूएशन करने पर, तब उसमें सी को भी हिस्सा दिया जाएगा और तब ए और बी को खराब भी नहीं लगेगा। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया होगा कि कैसे बनता है। तो याद रखना, रिवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है, क्या होता है गाइस, नॉमिनल, ठीक है। और नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो जितने भी एक्सपेंस एंड लॉस होंगे उसको डेबिट में दिखाएंगे, और जितने भी प्रॉफिट होंगे, ठीक है, रिवैल्यूएशन करने पर उसको क्रेडिट में दिखाएंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद नीचे देखो एक बात और लिखी हुई है, यहाँ पे देखो कह रहा कि देयरफॉर इफ देयर इज अ लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन, अगर लॉस हो गया रिवैल्यूएशन पर, मतलब असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया गया और अगर फर्म को कोई लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड, तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। एंड इफ द रिवैल्यूएशन रिजल्ट इन अ प्रॉफिट, और कह रहा कि अगर फर्म को रिवैल्यूएशन करने पर, असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर प्रॉफिट होता है, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। मतलब वही बात जो मैंने बताया कि कभी भी अगर असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर फर्म को लॉस या फिर एक्सपेंस होता है तो उसको डेबिट में दिखाएंगे, और अगर प्रॉफिट होता है तो उसको क्रेडिट में दिखाएंगे। वही बात यहाँ पे नोट में लिख रखा है, ठीक है। तो आप अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए इसके बाद हम जर्नल एंट्री करते हैं गाइस। अगर कभी भी रिवैल्यूएशन करने पर, ठीक है, फर्म रिवैल्यूएशन करने पर, असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर फर्म को लॉस या फिर एक्सपेंस होता है तो उस केस में हमेशा आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे, ठीक है। यही बात तो मैंने यहाँ पे बताई भाई। देखो, जितने भी लॉस होते हैं या जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको हम कहाँ दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो इसीलिए कह रहा है कि जब भी पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी कि अगर फर्म को लॉस होगा, ठीक है, या फिर फर्म को कोई एक्सपेंस हो रहा है तो उस केस में हमेशा हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, ठीक है। और जिनकी वजह से लॉस हो रहा है, ठीक है, जिस वजह से लॉस हो रहा है उस वजह को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखो लॉस कब होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है टू असेट्स अकाउंट, और यहाँ फिर लिखा हुआ डिक्रीज, यानी असेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है फर्म का लॉस होगा। तो असेट्स की वैल्यू जितने से डिक्रीज होगी उतने से उस असेट्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और कब लॉस होगा, टू लायबिलिटीज इंक्रीज, लायबिलिटीज के बढ़ने पर, ठीक है। और कब लॉस होगा, कोई नई लायबिलिटी क्रिएट होने पर। और कब लॉस होता है, कोई भी फर्म अगर एक्सपेंस करती है, ठीक है। भाई यही रूल तो बचपन में आपको सिखाया गया था कि असेट का डिक्रीज होना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज का इंक्रीज होना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कोई नई एसेट क्रिएट हो रही है, सॉरी कोई नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो लायबिलिटी मतलब एक तरीके से बढ़ रही है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कोई भी एक्सपेंस बढ़ता है तो भी हम क्या करते हैं, एक्सपेंस के बढ़ने पर हम क्या करते हैं, तो सॉरी एक्सपेंस के बढ़ने पे कह रहा हूँ, एक्सपेंस जब हम किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं तो कैश हमारा कम होता है, और कैश का नेचर क्या होता है, असेट होता है, और असेट के कम होने पर हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो याद रखना, कभी भी फर्म की असेट्स एंड लायबिलिटीज का जब भी रिवैल्यूएशन किया जाएगा, अगर रिवैल्यूएशन के करने पर फर्म को लॉस हो रहा है या फिर फर्म को कोई एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है तो उस केस में रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। और जो वजह होगी, जिन वजह से लॉस होगा, ठीक है, जैसे एसेट्स की वैल्यू घट जाए, लायबिलिटीज बढ़ जाए, कोई नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, कोई भी एक्सपेंस का पेमेंट किया जाए, तो इन सारी सिचुएशन में क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे और इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग असेट्स डिक्रीज या फिर लायबिलिटीज इंक्रीज, ठीक है। तो लॉस कब होता है, जब असेट्स डिक्रीज होता है और लायबिलिटी इंक्रीज होती है। चलो इसके बाद, अगर फर्म को रिवैल्यूएशन करने पर प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन कब दिखाएंगे, टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिट कब करेंगे, जब प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कब होगा, तो देखो जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी, लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज करेगी, कोई भी असेट्स, न्यू असेट्स क्रिएट होगी, तो इन सब केसेस में क्या होगा, फायदा ही तो होगा। तो जिन वजह से फायदा होगा उसको हम डेबिट कर लेंगे। और वो देखो रूल भी देख लो, असेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट, लायबिलिटीज का घटना क्या होता है, डेबिट। कोई भी नई एसेट्स क्रिएट हो रही है, मतलब असेट बढ़ रही है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। और किसको क्रेडिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर लेंगे। तो गाइस सिंपल दो चीजें आपको याद रखनी है, क्या,
अगर जिन भी वजह से मतलब असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर अगर फर्म को नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, और जिन वजह से नुकसान हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो, ये बात याद रखना। और दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, अगर असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को सबसे पहले क्रेडिट कर दो, और जिन वजह से प्रॉफिट हो रहा है उनको क्या कर दो, डेबिट कर दो। बस ये दो बात आप याद रखेंगे तो आपकी जर्नल एंट्री कभी भी गलत नहीं होगी, ठीक है। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ वी हैव टू रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आपको क्वेश्चन को बहुत ही जो है केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दो बातें आपसे क्वेश्चन में बोली जा सकती हैं। पहली बात क्या बोली जा सकती है कि पार्टनर्स वांट टू शो रिवाइज्ड का मतलब होता है न्यू वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन रिवाइज्ड बैलेंस शीट। मतलब पार्टनर्स ये चाहते हैं कि जो हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है, उसमें हम नई वाली वैल्यू को, मतलब जो प्रेजेंट में हम जो रिवैल्यूएशन वाली वैल्यू निकल के आ रही है, मतलब आज हम क्या कर रहे हैं भाई, कोई भी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन करेगा तो उस समय हम क्या करते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं, मतलब नई वैल्यू पता करते हैं। तो अगर उस नई वैल्यू को पार्टनर्स चाहते हैं कि उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो एक कंडीशन ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू, यानी कि दैट इज दे वांट टू ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू टू अपीयर। मतलब पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हम नई वैल्यू को बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, जो पहले थी, जो ओल्ड वैल्यू थी वही अब भी दिखाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में अलग अलग अकाउंटिंग होती है। तो केस नंबर हम पहले फर्स्ट पढ़ते हैं। केस नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि पार्टनर्स वांट टू शो रिवाइज्ड, यानी कि न्यू वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन रिवाइज्ड बैलेंस शीट। यानी जब पार्टनर्स ये चाहते हैं कि जो असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर जो नई वैल्यू आई है उसको अगर वो बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं तो इस केसेस में वो एंट्री क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो गाइस, पहला यहाँ पे लिखा हुआ पहला पॉइंट, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। अगर असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर फर्म को गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो इसकी एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम किसको दे देते हैं, पार्टनर्स को, ठीक है। मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर हम क्रेडिट करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, और पार्टनर्स का कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्योंकि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो फर्म के एंगल से क्या होता है, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो पहले एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग गेन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। याद रखना हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, कह रहा है कि लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अगर लॉस हो जाता है तो लॉस होने पर पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा, तो पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा, तो एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और नरेशन लिख देंगे बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में पार्टनर नहीं चाहते कि नई वैल्यू को बैलेंस शीट में दिखाया जाए, ठीक है। तो इस केसेस में गेन ऑन रिवैल्यूएशन, अगर फर्म को गेन होता है, ठीक है, तो इसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बिल्कुल वही एंट्री होती है जब आपको याद होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के केस में एंट्री क्या होती थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो वही सेम एंट्री यहाँ भी होगी, गेन होने पर नरेशन हो जाएगा बीइंग गेन एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। अच्छा, अगर लॉस हो गया तो उसी की रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ठीक है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स हो जाएगा, और नरेशन हो जाएगा बीइंग लॉस एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो फिर क्या लिखा हुआ यहाँ पे, समटाइम्स ड्यूरिंग रिवैल्यूएशन, यानी जब हम रिवैल्यूएशन कर रहे होते हैं उस दौरान सम एक्सपेंसेस माइट बी देयर, तो कुछ एक्सपेंसेस भी करने पड़ जाते हैं पार्टनरशिप फर्म को, नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो भी एक्सपेंस फर्म करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, ठीक है। अब एक टेबल मैंने बनाया है, इसको आप ध्यान से समझो। अगर कभी भी क्वेश्चन में बोर्न वर्ड लिखा है या फिर इनकर्ड वर्ड लिखा है मिल जाए आपको, तो हमेशा उस केस में आपको डेबिट करना होगा। और कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको पेड वर्ड मिले तो पेड वर्ड अगर लिखा तो हमेशा क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो देखो अब ये जो बोर्न है या जो इनकर्ड है, ये दो लोग हैं जो करते हैं, ठीक है। बोर्न का मतलब क्या होता है, बोर्न का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप पढ़ते हो स्कूल में, ठीक है, और आप अपनी ट्यूशन फीस स्कूल में जमा करते हो। अब जैसे मान लो आपके पेरेंट्स ने आपको फीस दिया और आप स्कूल आए और उसको आपने जमा कर दिया, तो पेड कौन किया, आप किए, पेड कौन किया, आप किए, लेकिन उसका जो बर्डन है वो किसके ऊपर आता है, वो आपके पेरेंट्स के ऊपर आता है। इसका मतलब जो आपके पेरेंट है ना वो बोर्न कर रहे हैं, वो इनकर्ड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पेड कौन कर रहा है,
आप कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म होती है और पार्टनर होते हैं, दो लोग होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सपेंस, ठीक है, उसका जो बोर्न होता है, जो इनकर्ड होता है वो फर्म करती है और पेड भी कौन करेगा, फर्म करेगी। कभी कभी पार्टनर बोर्न करेगा और पेड कौन करेगा, पार्टनर ही करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टनरशिप फर्म बोर्न करे लेकिन पेड पार्टनर करे, ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी होगा कि पार्टनरशिप फर्म पेड करे और बोर्न कौन करे, पार्टनर करे, ठीक है। चलो आओ नीचे मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से केसेस बन सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर कभी भी पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, बोर्न करती है, तो याद रखना हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन किसको डेबिट करेंगे, हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। इस टेबल को अगर आप अच्छे से समझ गए तो कभी आपकी कोई भी एंट्री गलत नहीं होगी। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, अगर कभी भी पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, बोर्न करती है, तो हम हमेशा किसको डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अगर पार्टनरशिप फर्म अगर उसको पेड करती है तो किसको क्रेडिट करेंगे, टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के पास से कैश जाएगा, कैश कम होगा, और कैश का कम होना मतलब असेट का कम होना, और असेट के कम होने पर हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। दूसरा, अगर पार्टनर्स क्या करते हैं, बोर्न करते हैं, ठीक है, तो हमेशा हम किसको डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। और अगर पार्टनर्स पेड करता है तो क्रेडिट किसको करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। इतनी बात। अब देखो यहाँ से मैं कुछ केसेस बना रहा हूँ। जैसे मान लो पहला केस बन गया, एक्सपेंसेस बोर्न बाई फर्म। अब यहाँ देखो बोर्न लिखा हुआ है और कौन फर्म बोर्न कर रहा, फर्म। तो मैंने बताया था कि अगर फर्म बोर्न करेगी तो हमेशा डेबिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। किसको डेबिट करेंगे, हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और आगे लिखा एंड पेड, तो अगर पेड वर्ड आ गया तो इसका मतलब हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा कि पेड कौन कर रहा है, फर्म कर रही है। तो अगर फर्म पेड कर रही है तो क्रेडिट किसको करेंगे, कैश अकाउंट को। तो देखो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है ना, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर आप किसी भी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा से सुनिए, 2-3 बार इस बात को सुनिए, आपको आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर से मैं समझा रहा हूँ, अगर कभी भी बोर्न वर्ड आ गया तो तुरंत समझ जाना कि डेबिट होगा। लेकिन क्या डेबिट होगा, उसके लिए आपको फर्दर ये चेक करना पड़ेगा कि बोर्न कौन कर रहा है, फर्म कर रही है या पार्टनर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो लिखा फर्म कर रही है, तो फर्म के केस में हम हमेशा किसको डेबिट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। अच्छा सर, अगर पार्टनर कर रहा होता तो किसको करते हैं, तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। बात समझ रहे हो, ठीक है। इसके बाद फिर लिखा हुआ पेड, तो कभी भी पेड वर्ड मिल जाए ना तो ये मान लेना कि हमें क्रेडिट करना है। लेकिन अब क्रेडिट किसको करना है, इसके लिए आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा कि पेड कौन कर रहा है, फर्म या पार्टनर। तो आगे देखो लिखा फर्म कर रही है, तो फर्म करेगी तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और कोई पार्टनर करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे। बात समझ रहे हो। तो देखो पहला केस क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस बोर्न बाई फर्म, तो फर्म कर रही है तो किसको डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को। और पेड कौन कर रहा है, फर्म, तो फर्म कर रही है तो किसको करेंगे, कैश को। तो यहाँ देखो कैश को क्रेडिट किया गया, तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो आई होप आपको पहला केस समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद ये बताना, आप खुद बताओ, एक्सपेंसेस बोर्न बाई फर्म। अब यहाँ बोर्न वर्ड है, इसका मतलब डेबिट होगा। कौन कर रहा, फर्म, तो फर्म करेगी तो हमेशा किसको डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को। फिर आगे लिखा पेड, अब पेड है तो इसका मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन किसको करेंगे, तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि फर्म पेड कर रही है कि पार्टनर। अब यहाँ देखो लिखा पार्टनर, तो पार्टनर कर रहा तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पे बाई फर्म लिखा होता तब क्या क्रेडिट होता, तब कैश होता, टू कैश होता। लेकिन पार्टनर कर रही है तो टू पार्टनर होगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। सेकंड केस समझ में आ गया आई होप। इसके बाद थर्ड देखो, इसमें लिखा हुआ एक्सपेंसेस बोर्न। अब बोर्न लिखा है तो इसका मतलब डेबिट होगा, लेकिन किसको करेंगे, इसके लिए फर्दर चेक करिए कि कौन कर रहा है। देखो पार्टनर कर रहा है, तो पार्टनर कर रहा है तो किसको डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। फिर आगे लिखा एंड पेड, पेड लिखा तो मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन कौन कर, किसको क्रेडिट करेंगे, इसके लिए आपको चेक करना कौन कर रहा है, फर्म कर रही है। तो अगर फर्म कर रही है तो किसको क्रेडिट करेंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसके बाद चौथा केस, चौथे केस में कह रहा कि एक्सपेंसेस बोर्न बाई पार्टनर, ठीक है। कौन बोर्न कर रहा, पार्टनर, तो किसको डेबिट करेंगे, जैसे मान लो पार्टनर का नाम ही है तो एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंड पेड बाई पार्टनर, और पार्टनर पेड भी कर रहा है, तो अगर पार्टनर पेड कर रहा तो क्रेडिट होगा, लेकिन किसको क्रेडिट करेंगे, मान लो बी, यहाँ देखो लिखा ना बी पार्टनर पेड कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू बी एस कैपिटल अकाउंट। बोर्न कौन कर रहा था, ए, तो ए एस कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए। पेड कौन कर रहा, बी, तो बी एस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए, ठीक है।
तो आई होप अब तक मैंने जो भी कॉन्सेप्ट समझाया, जो भी जर्नल एंट्री समझाई, जो भी लेजर अकाउंट समझाया, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको 100% समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के साथ बाकी जो रिमेनिंग आपको समझ में नहीं आया होगा वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, आइए आपकी जो बुक है DK गोयल की, उसका एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, देखो इसमें कह रहा कि पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मतलब एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है अब रिवैल्यूएशन किया जाएगा असेट्स एंड लायबिलिटीज का, और जब रिवैल्यूएशन किया जाएगा तो असेट्स की वैल्यू या तो फॉल होगी या तो इंक्रीज होगी, या फिर दूसरे शब्दों में कहें रिवैल्यूएशन करने पर या तो फर्म को नुकसान होगा या तो फायदा होगा। अगर नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, अगर फायदा हुआ तो क्रेडिट होगा। बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 2 lakhs। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को ना अंडर वैल्यूड किया गया है 2 लाख। इसका मतलब समझो, बहुत बच्चे इस पॉइंट में गलती कर देंगे। अब यहाँ पे अंडर वैल्यूड लिखा है तो कुछ बच्चों को लगता है कि यार जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना उसकी वैल्यू 2 लाख से कम करनी है। कम नहीं करनी है, कम किया गया है, अंडर वैल्यूड किया गया, मतलब आपको बढ़ाना है गाइस। ठीक है, तो अगर बढ़ाना है तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या एक असेट है, और असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, एक साथ एंट्री भी करते चलते हैं। देखो तो पहली एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर रिवैल्यूएशन को क्यों क्रेडिट किए, क्योंकि उसकी वैल्यू को अंडर वैल्यूड किया गया था, मतलब कि बढ़ाना है। ठीक है, कितने से बढ़ाना है, 2 लाख से, तो हमने 2 लाख दिखा दिया, और नरेशन हो जाएगा बीइंग इंक्रीज्ड इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखो सेकंड पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको। कह रहा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%, मतलब स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया गया है 20% से, और कह रहा बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 60,000, और बुक वैल्यू जो बता रहा है वो 60,000। तो ये जो 60,000 दिया है ना, इसका मतलब ये पता है, और ये जो 60,000 ये कह रहा है कि 20% से बढ़ा करके, मतलब ओवर वैल्यूड किया गया है। इसका मतलब ये जो 60,000 दिया है ये 120% है। कितना है, 120% है। ठीक है, और कितने से ओवर वैल्यूड है, 20% से। तो 20% से अगर ओवर वैल्यूड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20% से कम करना पड़ेगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या करेंगे, ओवर वैल्यूड लिखा है ना तो वो समझेंगे कि स्टॉक को बढ़ाना है। नहीं मेरे भाई, स्टॉक को बढ़ाना नहीं है, ओवर वैल्यूड है, आपको सही करना है। सही करने का मतलब 20% से उसको कम करना है, और ये वैल्यू जो दी है 60,000 ये 120% है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 100% निकालेंगे, या फिर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, 60,000 का यहाँ देखो मैंने निकाल रखा है। ठीक है, यहाँ देखो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि स्टॉक की वैल्यू क्या कम कर, या स्टॉक की वैल्यू को क्या करना, 20% से ओवर वैल्यूड है तो उसको कम करना है। तो स्टॉक मतलब असेट है, तो असेट की वैल्यू कम होने पर क्या होता है, डेबिट करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, या तो दूसरे शब्दों में समझो, अगर स्टॉक की वैल्यू कम हो रही, मतलब असेट की वैल्यू कम हो रही, तो फर्म का नुकसान है, और फर्म का अगर नुकसान होता है तो मैंने बताया था उस केस में हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। और किस में नुकसान हो रहा है, स्टॉक में, तो स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अमाउंट कैसे निकालेंगे, 60,000 को पहले 120 से हम डिवाइड कर देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और हमको 20% वैल्यू चाहिए तो 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20% वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 10,000। अब चाहे तो एक बार आप चेक कर लो, देखो अगर आप 60,000 में से 10,000 माइनस कर दोगे, इसका मतलब जो स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए थी वो 50% से होनी चाहिए थी, और क्वेश्चन में कह रहा कि 20% से ओवर वैल्यूड है, तो 50,000 का अगर आप 20% निकालोगे तो आएगा 10,000, तभी तो 60,000 बनी थी उसकी बुक वैल्यू। भाई 60,000 तभी तो बनी थी, 50,000 उसकी वैल्यू रही होगी, 20% से यानी कि 10,000 से ओवर वैल्यूड है, तभी तो बुक वैल्यू जो है वो 60,000 दिखा रहा है। बात समझ रहे हो, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 20% से ओवर वैल्यूड करके रखा गया है तो उसको हमने कम कर दिया। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, 60,000 का 120 से पहले डिवाइड कर देंगे, 1% आ जाएगा, और हमको 20% वैल्यू दिखानी है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप एग्जाम में इस तरह से गलती नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट, इसमें कह रहा कि प्रोविजन टू बी मेड फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ 20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉय, मतलब एक प्रोविजन बनाना है किसी एम्प्लॉय के प्रति। तो प्रोविजन बनाना मतलब एक तरीके से क्या है, हम अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, ये हमारा लॉस है, तो लॉस होने पर हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो थर्ड एंट्री में देखो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन कितना, 20,000। ठीक है, नरेशन लिख देंगे बीइंग प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्रिएटेड। ठीक है, तो तीसरी एंट्री भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद फोर्थ केस देखते हैं।
फोर्थ केस में कह रहा है कि सन्ड्री डेटर अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹1,50,000, दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 1,30,000। मतलब कह रहा बुक में सन्ड्री डेटर 1,50,000 शो कर रहा है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 1,30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो डेटर है उनसे जो पैसा हमको रियलाइज होगा वो 1,30,000 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब 20,000 से डेटर की वैल्यू को कम करना है। और डेटर एक असेट है, असेट की वैल्यू कम होगी तो नुकसान होगा, और नुकसान होने पर हम किसको डेबिट करते हैं? रीवैल्यूएशन को। तो यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना दिखाएंगे? 1,50,000 में से 1,30,000 माइनस कर देंगे, यानी कि 20,000 से फॉल हो रहा है। ठीक है, या 20,000 से प्रोविजन कम हो रहा है। ठीक है, कम नहीं, सॉरी, बढ़ रहा है। या फिर यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर भी लिख सकते हैं। ओके, एज योर विश। चलो इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं, सॉरी फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। कह रहा क्रेडिटर से इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। मतलब क्रेडिटर की वैल्यू जो भी है उसमें 10,000 का कमीशन शामिल है। ठीक है, तो इसको हटाना है। तो क्रेडिटर से अगर 10,000 हटाएंगे तो क्रेडिटर क्या है? एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कम होगी, और लाइबिलिटी कम होने से क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होने पर हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट करेंगे किसको? क्रेडिटर्स को। कितने से? 10,000 से एंड 10,000 से। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सिक्स पॉइंट समझते हैं गाइस। सिक्स पॉइंट में देखो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड टू, यहाँ पे देखो लिखा 2। ठीक है, तो ₹1,20,000, बुक वैल्यू दिया है 2 लाख, तो 2 का मतलब ये है कि 1,20,000 तक करनी है। ठीक है, 1,20,000 तक करनी है, और बुक में कितना दिखा रहा? 2 लाख। तो 2 लाख से घटाकर अगर हम 1,20,000 करके दिखाएंगे तो कितने से फॉल होगा? 80,000 से फॉल होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? 1,20,000 दिखा देंगे। नहीं, 2 का मतलब होता है 1,20,000 तक करनी है। तो 2 लाख वैल्यू दिखा रहा बुक में, तो 1,20,000 तक अगर करेंगे तो इसका मतलब 80,000 से वैल्यू में फॉल आ रहा है, मशीन की वैल्यू में फॉल आ रहा है। तो फॉल आने से क्या होगा? नुकसान होगा। तो इस केस में हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, और अमाउंट कितना दिखाएंगे? 80,000। ठीक है, चलो इसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं गाइस। देखो लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड बाई। अब यहाँ देखो बाई लिखा है, 2 का मतलब होता है तक करनी थी, और बाई का मतलब होता है से करनी है। ठीक है, तो बाई ₹1,20,000 मतलब 1,20,000 से मशीन की वैल्यू को कम करना है। ठीक है, तो यहाँ 1,20,000 पूरा आप दिखाएंगे, एंट्री तो सेम होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, लेकिन अमाउंट दिखाएंगे कितना? 1,20,000। तो याद रखना, या फिर इसको कहीं पे लिख लो, 2 का मतलब होता है तक, यानी वहाँ तक वैल्यू लानी है, और बाई का मतलब होता है उतने वैल्यू से कम करना है। 2 का मतलब क्या होता है? 1,20,000 तक वैल्यू लाना था, 2 लाख से 1,20,000 तक, मतलब 80,000 से फॉल हो रहा था। और बाई लिखा, तो बाई का मतलब इतने अमाउंट से कम करना है, यानी कि 1,20,000 से फॉल होना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 46 या 47, कितना है? 47 था। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा, और कोई पॉइंट था क्या? हाँ, कोई एक्सपेंस वगैरह किया गया है, 1 मिनट हम देख लेते हैं। हाँ, देखो लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹8,000 हैव बीन पेड बाय पार्टनर। पार्टनर ने पे किया है। ठीक है, तो इस केस में हम क्रेडिट किसको करेंगे? पार्टनर को करेंगे। तो देखो इसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स ने पेमेंट किया है। कितना? 8,000। और नरेशन लिख देंगे बीइंग रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, ये भी देखो बहुत सिंपल है। इसमें कह रहा कि आयुषी एंड सृष्टि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2, तो इनका ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा कि देयर बैलेंस शीट शोड बुक स्टॉक एट ₹3,10,000, मतलब स्टॉक की जो वैल्यू बुक्स में शो हो रही है वो 3,10,000 है। आगे कह रहा कि मशीन एट ₹4,95,000, मशीन की वैल्यू 4,95,000 है। डेटर एट ₹6 lakhs, creditor at ₹3,47,000. They admit Tina as a partner and new profit sharing ratio is agreed 4:3:2. Following terms were agreed. पहला पॉइंट दिया हुआ मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। अब देखो मशीनरी की वैल्यू 10% से ओवर वैल्यूड है, तो ओवर वैल्यूड है तो उसको कम करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो मशीन की वैल्यू दी है 4,95,000, ये 110% है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे?
100% पिलाएंगे, मतलब कि 10% से कम करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे जैसे अभी किया था हमने। तो कैसे निकालेंगे, 4,95,000 को डिवाइड कर देंगे 110 से, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और हमें कितने से कम करना, 10% से, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आइए देख ही लेते हैं। अच्छा, इसमें वो एंट्री नहीं करना है, सॉरी एंट्री नहीं करना है, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। आगे लिखा हुआ अनरिकॉर्डेड डेटर्स ऑफ ₹20,000 बी ब्रॉट इनटू बुक्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड एट 10%। मतलब 20,000 के नए डेटर्स लाने हैं बुक्स में, तो 20,000 का डेटर अगर क्रिएट होगा, डेटर का मतलब असेट क्रिएट होगा, तो इससे क्या होगा, फर्म को प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। और 10% का प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन बनाने से क्या होता है, फर्म को लॉस होता है, तो ये चला जाएगा डेबिट साइड में। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ क्रेडिटर्स ऑफ ₹27,000 आर नॉट लाइकली टू बी पेड। मतलब 27,000 के क्रेडिटर ऐसे हैं जिनका आप पेमेंट ही नहीं करना है, तो इसका मतलब लाइबिलिटी घटेगी, और लाइबिलिटी के घटने से क्या होगा, फर्म को प्रॉफिट होगा। तो अगर प्रॉफिट होगा तो इसको कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। नीचे लिखा हुआ सृष्टि शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹36,000। इसका मतलब ये हुआ कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया होगा, तो मैंने बताया था ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पर या तो फर्म को लॉस होता है या तो फायदा होता है, और जो भी लॉस या फायदा होता है उसको पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि फर्म को लॉस हुआ था, और जब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो सृष्टि के खाते में आया कितना, 36,000 रुपया। तो ये सिर्फ सृष्टि के शेयर का लॉस दिया 36,000। ठीक है, आगे कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब देखो, स्टॉक की बुक वैल्यू तो दिया है 3,10,000, लेकिन इसका रीवैल्यूड वैल्यू नहीं दिया, और वही हमको निकालना है। तो आइए इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके। ठीक है, तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक बार फिर से रूल बता देता हूँ। अगर रिवैल्यूएशन करने पर, असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर फर्म को लॉस या फिर एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट में आता है, और अगर प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट में आता है। इतनी बात पता है। तो आइए देखते हैं कब कब प्रॉफिट होगा, कब कब लॉस होगा। पहली कंडीशन में कह रहा था कि मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, मतलब मशीनरी को 10% से ओवर वैल्यूड किया गया, तो इसको कम करना पड़ेगा, और मशीन की वैल्यू कम करेंगे तो फर्म को नुकसान होगा, तो इसको हम डेबिट में दिखाएंगे। यहाँ देखो दिखा है ना, टू मशीनरी। और ये जो वैल्यू 4,95,000 क्वेश्चन में दी है गाइस, ये 10% से ओवर वैल्यूड है, मतलब 110% है। कोई भी वैल्यू 100% होती है, तो अगर 10% से ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब कि 110% है, तो 110 से डिवाइड कर देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और हमें कम कितने से करना, 10% से, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10% की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 45,000। ठीक है, समझ में आ गया ना। ओके, इसके बाद सेकेंड पॉइंट दिया था, कह रहा था कि अनरिकॉर्डेड डेटर्स ₹20,000 बी ब्रॉट इनटू बुक। 20,000 के डेटर हमको क्रिएट करने हैं, तो डेटर का मतलब असेट क्रिएट करना है, और असेट क्रिएट होगा तो फायदा होगा, और फायदा अगर है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। एक सेकेंड, तो देखो हम दिखा दिए बाई डेटर कितना, 20,000। ठीक है, इसके बाद फिर उसी में आगे कह रहा है कि इनटू बुक्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड 10%, 10% का प्रोविजन बनाना। अब यहाँ भी बच्चे गलती कर सकते हैं, क्या, वो सीधा 10% डेटर की वैल्यू जो यहाँ दी है, कितना दी है, यहाँ 6 लाख रुपए का 10% निकालेंगे 60,000। ठीक है, ये गलती हो जाएगी, क्योंकि देखो 20,000 से अभी आपने डेटर बढ़ाया है, तो टोटल डेटर कितने हो जाएंगे, 6,20,000। तो 6,20,000 का आपको 10% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने निकाल रखा है। तो देखो प्रोविजन बनाने से क्या होता है, फर्म का नुकसान होता है, तो नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। तो कैसे निकालेंगे, 6 लाख प्लस 20,000, तो कितना हो जाएगा, 6,20,000, और उसका 10% करेंगे तो 62,000 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। आइए इसके बाद नेक्स्ट, एक सेकेंड, और कुछ दिया है, हाँ एक पॉइंट और इसमें दिया है, कह रहा था कि क्रेडिटर ऑफ ₹27,000 आर नॉट लाइकली टू बी पेड। तो क्रेडिटर का पेमेंट हम नहीं करना है तो फायदा है, तो इसको हम दिखाएंगे कहाँ, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में कितना, 27,000। ठीक है, अब इसके बाद कुछ चीज़ें और समझो। इस क्वेश्चन में दिया था सृष्टि के शेयर का लॉस दिया है 36,000, और सृष्टि एक नई पार्टनर है। ठीक है, और सृष्टि का शेयर कितना है, नहीं नई पार्टनर नहीं, ओल्ड पार्टनर है, आयुषी एंड सृष्टि, मतलब सेकंड नंबर पर है। तो इनका न्यू रेशियो दिया था कितना, 4:3:2। ठीक है, या फिर इनका ओल्ड रेशियो देख लो कितना है, यहाँ से देख लो, सृष्टि आयुषी एंड सृष्टि का रेशियो कितना, 3:2। तो 3:2 का मतलब 3/5 शेयर आयुषी का होगा और 2/5 सृष्टि का होगा। तो ये सृष्टि के शेयर का लॉस दिया है 36,000, इसका मतलब 2/5
शेयर के लिए जो लॉस दिया है वो 36,000। तो इसके बेसिस पर हम पूरे फर्म का लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर 2/5 शेयर सृष्टि शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना दिया, 36,000। तो अगर हमें टोटल लॉस निकालना है, जैसे आप टोटल गुडविल नहीं निकालते थे, बिल्कुल वैसे टोटल लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकालना है तो 36,000 का, और जो सृष्टि का जो शेयर दिया उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उसको रिवर्स कर देंगे, 5/2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 90,000, जो कि पूरे फर्म का लॉस होगा। और पूरे फर्म का लॉस किधर आता है, तो लॉस जो होता है वो हमेशा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आता है। तो इसलिए देखो यहाँ लिखा ना, बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, यहाँ दिखा दिए 90,000। ठीक है, बस जितनी चीज़ें दिखानी थी हमने दिखा दिया। अब इसके बाद इसका बैलेंस कर लीजिए। तो देखो बैलेंस करेंगे तो आपको क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा। तो क्रेडिट का ये तीनों अमाउंट आप ऐड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1,37,000, और इसमें से माइनस कर दीजिए डेबिट वाला, मतलब 45,000 और प्लस 62,000, ये दोनों ऐड करके माइनस कर देंगे तो 30,000 आ जाएगा। और ये जो 30,000 आया ये हो जाएगा स्टॉक का वैल्यू। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा, क्योंकि स्टॉक के बारे में हमसे पूछ रहा था कि स्टॉक का रिवैल्यूड वैल्यूड बताइए, तो ये जो 30,000 का बैलेंसिंग फिगर आया इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू स्टॉक। ठीक है, अब एक बात समझो, थोड़ा सा डीप बात है। अगर यहाँ डेबिट में टू स्टॉक लिखा हुआ, इसका मतलब बताओ क्या है, स्टॉक की वैल्यू फॉल हुई होगी 30,000 से या बढ़ी हुई होगी। सर फॉल हुई होगी, क्योंकि डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में अगर कोई एसेट दिखाया गया है तो इसका मतलब उस एसेट्स में फॉल हुआ होगा, क्योंकि डेबिट में हम क्या दिखाते हैं, नुकसान दिखाते हैं। तो नुकसान कब होता है, जब स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तब, या जब घटेगी तब। सर जब घटेगी तब। तो अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रहा है स्टॉक का, तो इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई है 30,000 से। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं रीवैल्यूड वैल्यू। देखो आपके बुक में जो एक्चुअल वैल्यू दी है स्टॉक की वो कितना दी है, 3,10,000, और हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके ये पता कर लिया कि स्टॉक की वैल्यू में 30,000 का फॉल आया था। तो 3,10,000 में से इस 30,000 को अगर हम माइनस कर देंगे तो आएगा कितना, 2,80,000, और यही 2,80,000 क्या बनेगा, रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक बनेगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं आंसर क्या सही आया है, 2,80,000 ही आया है। तो देखो रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है 2,80,000, और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन जो हमने निकाला था वो कितना आया था, 90,000। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज हमने जो रिवैल्यूएशन के बारे में पढ़ाया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, रिवैल्यूएशन करते समय असेट्स या लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो फॉल या जो इंक्रीमेंट होता है उसके रिगार्डिंग हम एंट्री कैसे पास करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से समझा। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। जिन बच्चों को अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो प्लीज़ आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, आपको क्या करना, आपको इसी वीडियो को दोबारा देखना है। ठीक है, दोबारा देखेंगे तो आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं आती हैं फिर भी कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता है कि ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही 100%, तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गाइज हाँ एक चीज़ और, अगर आपको मेरी वीडियो को देख करके आपको थोड़ा सा भी हेल्प होती है, आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इन्हेंसमेंट होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर जिन बच्चों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपकमिंग जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं अपने चैनल पर वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।